हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 103 होने वाला है वो होने वाला है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सेटिसाइड नहीं रख सकते। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, अगर मैं बात करूँ इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के ऊपर, तो जनरली यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब एक कंपनी अपने वेंडर से कोई एसेट या मान लो किसी व्यक्ति से हम पूरा का पूरा उसका बिजनेस ही एक्वायर कर रहे हैं, और मान लो कि इन रिटर्न जब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट हम उसे डिबेंचर के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अपने डिबेंचर्स होते हैं। तो कंपनी अगर पेमेंट कर रही है विद द हेल्प ऑफ इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स, तो दैट इज नोन एज कि जो यहाँ पर पेमेंट करी गई है वो कैश में ना कर कर, जबकि किससे करी गई है, इशू ऑफ डिबेंचर से करी गई है। तो इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो मान लो कि एक एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो हमने एक मशीन बाई करी बेटा, ठीक है। मान लो मशीन की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए। मान लो हमने 40 हजार की जो पेमेंट करी है, मान लो वो हमने कैश के थ्रू कर दी, या मान लो हमने बैंक से पे कर दिया कुछ पैसा, या मान लो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बीपी के थ्रू। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर हम अपने सप्लायर के साथ व्यापार कर रहे हैं, हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं अपने सप्लायर से, तो वहाँ पर हमारा सप्लायर क्या कर देता है, हमारे ऊपर एक बिल, स्पेशल बिल ड्रॉ करता है जिसका नाम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। एज अ परचेजर वो हमारे लिए बिल पेबल है, पर वेंडर यानी सप्लायर के लिए क्या है, वो बिल रिसेबल, क्योंकि सप्लायर को उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे मिलेंगे और एज अ परचेजर हमें उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जो बीपी होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो यस, हम कैश बैंक और बीपी के थ्रू पे कर सकते हैं। तो मान लो 40 हजार की पेमेंट हमने कैश बैंक बीपी के थ्रू कर दी, पर अभी भी तो 60 हजार की पेमेंट करनी बाकी है ना। तो ये जो हमने एसेट का जो प्राइस है 1 लाख, इसके अंदर 40,000 की पेमेंट तो हमने कर दी कैश बैंक बीपी के थ्रू, पर जो 60,000 की पेमेंट अभी भी करनी बाकी है ना। मान लो कंपनी ने इसके बदले क्या इशू कर दिया, अपने डिवेंचर। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे देखो, एसेट हम खरीद रहे हैं, पर पेमेंट करते टाइम हम एज अ कंपनी वेंडर को कुछ पेमेंट डिवेंचर से कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ पर पेमेंट डिवेंचर के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। बात करूं अगर बेटा मीनिंग की, तो व्हेन एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय अ कंपनी, जब भी कंपनी कोई एसेट एक्वायर्ड करती है तो उस एसेट की पेमेंट की जा सकती है, कैन बी मेड बाय, या तो इशू ऑफ डिवेंचर करके यानी डिवेंचर को इशू करके, या उन एसेट्स की पेमेंट की जा सकती है कैश से, ठीक है। किसको, वेंडर को। हाउएवर, जब हम डिबेंचर देते हैं अगेंस्ट द परचेज प्राइस, जो भी हमने एसेट खरीदा है, एसेट की जिस भी परचेज प्राइस पे, है ना, जैसे 1 लाख में से 40 हजार की पेमेंट तो हमने कर दी थी कैश बैंक बीपी के थ्रू, पर अभी भी एसेट के अंदर कितनी परचेज प्राइस बची हुई है जिसकी पेमेंट करनी बाकी है, वो है 60,000। अगर मान लो उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, डिबेंचर्स आर गिवन अगेंस्ट द परचेज प्राइस, तो उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं, इट इज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और याद रखना, यहाँ पर जो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं अपने वेंडर्स को, वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि ये एसेट हमने अपने वेंडर और सप्लायर से खरीदा है, तो ये डिवेंचर हमने उन्हीं को ही इशू किए हैं, तो ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर बेटा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की जो एंट्रीज होती हैं वो दो तरीके से लगाई जा सकती हैं। या तो मान लीजिए कि आप अपने वेंडर से यानी सप्लायर से कोई इंडिविजुअल एसेट यानी सिंगल एसेट परचेस करे होंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर। मैंने एग्जांपल व्हीकल का ले लिया, मान लो कि मैं व्हीकल बाय कर रहा हूँ, तो एक इंडिविजुअल एसेट बाय कर रहा हूँ। और ऐसा हो सकता है या तो मैं सामने वाले का पूरा क्या खरीद लूँ, बिजनेस ही खरीद लूँ, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेट बी सपोज कि अगर मैं अपने सप्लायर और वेंडर से क्या खरीद रहा हूँ, एक सिंगल एसेट खरीद रहा हूँ, लाइक कोई व्हीकल वगैरह अपनी कंपनी के लिए खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो क्या एंट्री लगाऊंगा,
तो सबसे पहले ना हम अपने इंडिविजुअल यानी सिंगल एसेट परचेस करने की एंट्री पास करेंगे। तो जो भी हमने एसेट परचेस किया है उस एसेट को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट्स ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि इसकी पेमेंट हमें सामने वाले वेंडर और सप्लायर को करनी है, तो वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी है, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो एंट्री हो गई एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे वेंडर को। ठीक है, अच्छा वेंडर को आप पे करोगे, तो जिस वेंडर को आपने अपनी लायबिलिटी दिखाया था उस वेंडर को अब आप रिड्यूस करोगे, यानी आप अपनी लायबिलिटी अब रिड्यूस करोगे क्योंकि आप उसको पेमेंट करने जा रहे हो। तो वेंडर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि वेंडर को आप कुछ पेमेंट कैश में कर दो, कुछ पेमेंट आप बैंक्स के थ्रू कर दो, या कुछ पेमेंट आप बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स पेबल के थ्रू कर दो। ऑब्वियसली बात है, अगर कैश के थ्रू करोगे तो बिजनेस का जो कंपनी का एसेट है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, और जब एसेट डिक्रीज होता है ना तो वो क्रेडिट होता है बेटा, क्योंकि एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट। अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग भी चले तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, बट एसेट रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट। तो कैश और बैंक तो एसेट होते हैं, और कैश बैंक के थ्रू अगर आप पे कर रहे हो तो ये कैश बैंक आपका रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। वहीं बिल्स पेबल के थ्रू यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आप पे करते हो तो बिल्स पेबल आपके लिए लायबिलिटी होता है, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। पर याद रखना, कैश, बैंक और बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बीपी के थ्रू आप पेमेंट तभी करेंगे जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ये सारी इंफॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में कैश, बैंक और बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे होंगे तो आप ये एंट्री बिल्कुल भी यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ना कैश लिखेंगे, ना बैंक लिखेंगे, ना बिल्स पेबल लिखेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? यस। मानते हैं कि आप वेंडर को अभी के लिए कुछ पेमेंट कैश में कर रहे हैं, कुछ पेमेंट बैंक से कर रहे हैं, कुछ पेमेंट आप बिल्स पेबल के थ्रू कर रहे हैं। मान लो वेंडर को 1 लाख रुपए देने थे, मान लो आपने 1 लाख रुपए का व्हीकल बाय करा था, तो वेंडर को 1 लाख रुपए देने थे। तो मान लो 20,000 की पेमेंट आपने कैश से कर दी, 10,000 की पेमेंट आपने बैंक से कर दी, 10,000 की पेमेंट आपने बिल्स पेबल से कर दी। तो बताओ अभी भी कितनी पेमेंट करनी बाकी है? 60,000। तो वो 60,000 की पेमेंट आप जो करेंगे वो डिवेंचर के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? डिवेंचर के थ्रू। तो 60,000 के आप डिवेंचर दे देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? पर देखो 60,000 के डिवेंचर हु बहू मेन जो वैल्यू आई है 60,000, तो आपने इसी से डिवेंचर दे दिए, तो सेम वैल्यू से डिवेंचर हम तब दे पा रहे हैं जब डिवेंचर हमारी फेस वैल्यू पे होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बेटा एक बात समझाऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनना। देखो मैंने वेंडर को कितनी पेमेंट करनी बाकी है? 60,000। और मैं जो ये 60,000 की पेमेंट अभी वेंडर को करना बाकी हूँ, ये पेमेंट मैं किसके थ्रू करूंगा? डिवेंचर के थ्रू। अब होता क्या है ना बेटा, देखो कभी कभी क्वेश्चंस में ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन नहीं होते। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन नहीं होते, पर डिवेंचर की फेस वैल्यू गिवन होती है। अगर डिवेंचर के नंबर्स गिवन है कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं बता रखे हैं कि हम वेंडर को कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरे बच्चे यहाँ पर फिर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ सकते हैं। और नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला ये है कि वेंडर को अभी भी पेमेंट कितनी करनी बाकी है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, कि उस डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बेटा। फेस वैल्यू मतलब डिवेंचर का ओरिजिनल वैल्यू, है ना, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू हम बोलते हैं। और अगर आप ये डिवेंचर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आप इसे ऐड करो, और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो आप फिर डिस्काउंट को लेस करो। प्रीमियम इसलिए ऐड होता है और डिस्काउंट इसलिए ऐड होता है, लेस होता है बेटा, क्योंकि जब हम अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हैं ना तो इशू प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपने डिवेंचर को महंगे पे इशू कर रहे हैं। और जब हम कंपनी एज अ कंपनी जब अपने डिवेंचर सस्ते में इशू करती हैं तो ऐसे में मेरे बच्चे वहां पर कंपनी का इशू प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने डिवेंचर सस्ते में दे रही है। तो इसलिए प्रीमियम ऐड होता है और डिस्काउंट लेस होता है। मान लो कि आप अगर पार पे, है ना, अगर आप पार पे अगर अपने डिवेंचर इशू कर रहे हो तो 60,000, और मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हर एक डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, वो 10 रुपए है, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है डिवेंचर का वो 10 है, और पार पे ही हम दे रहे हैं अपने डिवेंचर वेंडर को। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम फेस वैल्यू में सिर्फ 10 ही लिखेंगे, क्योंकि कोई प्रीमियम और कोई डिस्काउंट नहीं है। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ जाएंगे? 6,000। और फिर आप बेटा यहाँ पे डिवेंचर में मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 इंटू 10, क्योंकि डिवेंचर का ओरिजिनल प्राइस कितना है? 10। और हमने बताओ डिवेंचर को पेमेंट कितनी करनी थी? 60,000। क्योंकि मान लो अगर वेंडर को करने थे 1 लाख, जिसमें से 20,000 की पेमेंट हमने कैश से कर दी, 10,000 की पेमेंट हमने बैंक से कर दी,
10,000 की पेमेंट हमने बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बीपी से कर दी, तो कितनी पेमेंट करनी बाकी थी 60,000, अब वो हमने कर दी क्योंकि हमने अपने डिवेंचर को इशू किया था पार पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाले और नंबर ऑफ डिवेंचर्स की मल्टीप्लाई करा दी हमने फेस वैल्यू के साथ, तो हमें डिवेंचर की वैल्यू पता चल गई जो कि 60,000 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम अपने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करते हैं और मान लो कि प्रीमियम जो है वो 20% है, तो 60,000 मुझे अभी भी देने बाकी है। मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो 40,000 की पेमेंट हमने कैश बैंक बीपी से कर दी, तो वेंडर को 1 लाख में से हम 40,000 दे चुके हैं, तो 60,000 देने बाकी हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा। ठीक है, और मान लो हर डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये, क्योंकि आप अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हो और मान लो 20% प्रीमियम है, तो 20% हमेशा किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे। तो एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 10 है, तो 10 का आप 20% निकालोगे, तो आप 2 रुपये महंगे पे अपने डिवेंचर को इशू कर रहे हो, तो इशू प्राइस बढ़ जाएगा आपका, 2 रुपये नीचे ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये 60,000 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, और अगर आप इसे सॉल्व करते हो बेटा तो ये आएगा आपका 5,000 डिवेंचर्स। अब आप एक बात बताओ, जब आप पार पे डिवेंचर इशू कर रहे थे तो आपने 6,000 डिवेंचर इशू करे, जब आपने अपने डिवेंचर को महंगा कर दिया तो देखो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ डिवेंचर कम हो गए। अब इससे कंपनी को फायदा होगा क्योंकि कंपनी को ज्यादा नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं देने पड़ेंगे। तो इसलिए ना बेटा, जब प्रीमियम पे हम इशू करते हैं तो यहाँ पर हमें फायदा होता है, और इस प्रीमियम को हम अपनी इनकम दिखाते हैं क्योंकि कंपनी को कंपैरेटिवली नंबर ऑफ डिवेंचर कम देने होते हैं। तो सर कम देने होते हैं तो इससे फायदा कैसे है बेटा, खुद ही देखो ना, जब आप नंबर ऑफ डिवेंचर ज्यादा दोगे तो कल के दिन उन्हें पेमेंट जब रिडेम्पशन करोगे इन डिवेंचर के तो ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। आप कम डिवेंचर दोगे तो फ्यूचर में आपको पेमेंट भी कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब कंपनी अपने डिवेंचर महंगे पे इशू करती है कंसिडरेशन अदर देन कैश में, तो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ डिवेंचर कम निकल कर आते हैं और इससे कंपनी को फायदा हो जाता है, और ये फायदा कहलाया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। पर अगर मान लो कंपनी अपने डिवेंचर सस्ते में इशू कर रही है डिस्काउंट पे, फॉर एन एग्जांपल एट डिस्काउंट, ठीक है, एट डिस्काउंट 20%, तो मान लो आपने पेमेंट कितनी करनी है वेंडर को, मान लो वही 1 लाख में से 40,000 आपने कैश बैंक और बीपी के थ्रू कर दी, तो 60,000 की पेमेंट अभी भी करनी बाकी है, और ये पेमेंट आप कर रहे हैं डिवेंचर के थ्रू। मान लो डिवेंचर का जो फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस है वो है 10 रुपये। अब डिवेंचर का अगर आप फेस वैल्यू देखो तो वो 10 रुपये है, 20% का डिस्काउंट है तो 10 का 20% निकालोगे तो वंस अगेन वो कितना निकल कर आएगा, 2 रुपये। अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 रुपये निकल कर आएगा। पर क्योंकि कंपनी है डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो डिस्काउंट होता है बेटा माइनस, डिस्काउंट क्या होता है, माइनस, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 60,000 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, और अगर अब हम सॉल्व करते हैं ना तो ये आएगा 7,500। अब आप खुद देखो, जब आप पार पे करते हो तो न्यूट्रल रहते हो, 6,000 डिवेंचर इशू कर रहे हो। प्रीमियम पे जब आप अपना महंगा कर रहे हो डिवेंचर, महंगे पे ज्यादा वैल्यू पे इशू कर रहे हो, आप अपने डिवेंचर को महंगा कर रहे हो, तो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ डिवेंचर आपको कम देने पड़ रहे हैं। पर जब आप अपने डिवेंचर सस्ते कर रहे हो, ठीक है, कम प्राइस पे इशू कर रहे हो, तो वहां पर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ डिवेंचर देने हो रहे हैं। तो इससे ना बेटा कंपनी को नुकसान होता है और कंपनी फिर अपने नुकसान को डेबिट करती है। बोलो क्या आपको फायदा, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो देखो एंट्री क्या हुई वेंडर की, बताओ। एंट्री हुई वेंडर को पे करने की, वेंडर अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। कुछ पेमेंट कैश से कर सकते हैं, कुछ पेमेंट बैंक से, और कुछ पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बीपी से। पर ये तभी करनी है जब क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। बाकी जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, डिवेंचर के थ्रू। और ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपनी कंपनी के डिवेंचर दे रहे हैं तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी क्योंकि कंपनी इसे मानती है अपना डेट यानी लोन। तो कंपनी अपने डिवेंचर इशू कर रही है, ठीक है, तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अगर महंगे पे कर रही है कंपनी का फायदा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। बट अगर कंपनी अपने डिवेंचर को महंगे पे नहीं सस्ते में इशू कर रही है तो फिर कंपनी का नुकसान होगा, और उस नुकसान का नाम माना जाएगा डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। फिर मैंने यहाँ पे बताया भी था एसेट का मतलब क्या है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर्स, है ना। आप यहाँ पर एसेट्रा ट्रीट कर सकते हैं। तो कोई भी एसेट आपको बोला हुआ होगा कि हम वो एसेट खरीद रहे हैं, और फिर हम वेंडर को कुछ पेमेंट कैश बैंक या बीबी के थ्रू कर रहे हैं, बाकी कुछ पेमेंट हम डिवेंचर के थ्रू कर रहे हैं। और जब डिवेंचर के थ्रू कर रहे हैं
तो कभी कभी हम फेस वैल्यू पे कर सकते हैं, कभी हम फेस वैल्यू विद प्रीमियम पे कर सकते हैं, कभी कभी हम फेस वैल्यू विद डिस्काउंट पे कर सकते हैं। तो उसी तरीके से फिर आपको अपनी ये एंट्री शिफ्ट करनी है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो देख लेना। पर कभी कभी क्या होता है बेटा कि हम इंडिविजुअल एसेट ना खरीद कर किसी के सामने वाले का पूरा बिजनेस ही एक्वायर करते हैं, पूरा बिजनेस खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो कि अगर हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस के एसेट्स भी हमारे, और अगर हम उस बिजनेस को खरीद रहे हैं तो उसके एसेट्स भी हमारे होंगे, तो उसकी फिर लायबिलिटीज भी हमारी हो जाएंगी। ठीक है, कौन सी लायबिलिटीज? एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल क्यों नहीं? क्योंकि इंटरनल जो लायबिलिटीज होती हैं वो ओनर से रिलेटेड होती हैं, और ये जब हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो इनके ओनर्स को ही पे कर रहे होंगे। तो जब हम इनके बिजनेस को खरीद रहे हैं ना, तो हम इस बिजनेस के एसेट भी खरीद रहे हैं और इस बिजनेस की लायबिलिटीज भी, बट इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज खरीद रहे होते हैं। तो मान लो कि अगर इस बिजनेस के एसेट्स हैं, मान लो 10 लाख रुपए के, और इस बिजनेस की जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो है 4 लाख रुपए की। ठीक है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कोई बैंक लोन हो गया, ठीक है, कोई डिबेंचर नाम की लायबिलिटी होगी। भाई जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं या जिस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं, क्या पता उसके भी अपने डिबेंचर हो, उन्होंने भी कहीं डिबेंचर डिबेंचर से लोन ले रखा हो, तो इनकी भी अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो सकती हैं। तो वो मान लो सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दी मान लो। तो इनके बिजनेस की जो वैल्यू बनी है ना, वो बनी है 6 लाख। इसको हम कहते हैं नेट एसेट। और कहीं ना कहीं यही ओनर फंड होता है। ठीक है, इसी नेट एसेट को हम ओनर फंड भी कहते हैं। मालिकों ने इतना ही पैसा लगाया होगा। देखो, अगर बिजनेस में एसेट्स कितने रुपए के लगे हुए हैं? 10 लाख रुपए के। तो हमने एक्सटर्नल सोर्सेज से कितनी हेल्प ले रखी थी? 4 लाख। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी था, हमने इसको हटा दिया। तो बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है मालिकों का, यानी नेट एसेट्स पे जो पैसा लगा हुआ है वो मालिकों का ही लगा हुआ है, तो ये ओनर फंड भी कहलाया जाता है, नेट एसेट। तो इस बिजनेस की जो वैल्यू है वो 6 लाख है। अब मान लो कि मैं इनके बिजनेस मैन्स को, यानी जो भी ओनर्स हैं इस कंपनी या बिजनेस के, अगर मैं इनको 6 लाख से ऊपर जाकर पेमेंट करता हूँ, लाइक 7 लाख करता हूँ, 8 लाख करता हूँ, मान लो चलो मैं 7 लाख की पेमेंट करता हूँ, तो इस बिजनेस की वैल्यू तो 6 लाख थी, पर पेमेंट मैं कितनी कर रहा हूँ? 7 लाख। क्या आपको नहीं लगता कि इस बिजनेस को खरीदने में मैंने ज्यादा पेमेंट कर दी? भाई 6 लाख का बिजनेस था तो 7 लाख की पेमेंट कर दी। क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा, टेंशन मत लो, बट अभी मेरे फ्लो के साथ चलो। 6 लाख की अगर ये 6 लाख का अगर ये बिजनेस है, नेट एसेट इसके 6 लाख के हैं, तो पेमेंट मैं कितनी कर रहा हूँ? 7 लाख, यानी 1 लाख की एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1 लाख की एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, मान लो 6 लाख का बिजनेस मैं खरीद रहा हूँ, पर पेमेंट कितनी कर रहा हूँ? 7 लाख। तो यहाँ पर ना मैंने 1 लाख एक्स्ट्रा पे करे। ठीक है, 1 लाख एक्स्ट्रा पे करे। तो ये जो मैंने 1 लाख एक्स्ट्रा पे करे है ना, इसको मैं अपनी क्या मानता हूँ? दैट इज माई गुडविल। मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस बिजनेस की रैपो बाई करी होगी, इस बिजनेस की रैपोटेशन रही होगी, इसलिए ये बिजनेस मुझे 6 लाख का नहीं पड़ा, 7 लाख का पड़ गया। और मान लो कि अगर ये बिजनेस 6 लाख का है पर ये मुझे 5 लाख में पड़ जाए, मान लो इसके ओनर कहें कि 5 लाख दे दो, बात बन जाएगी। क्या पता ये बिजनेस लॉस वगैरह में हो या इमरजेंसी हो, ये अपना बिजनेस बेच रहे हैं और ये 5 लाख में मान जाए, तो यहाँ पे जो मैं 1 लाख रुपए कम दे रहा हूँ ना, ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट, ये मेरा फायदा हो गया। और ये प्रॉफिट ना ऐसा नहीं है जो रेगुलरली होता रहता है, हम बिजनेस बार बार किसी का नहीं खरीदते होंगे। तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो ये कहाँ जाएगा? इस प्रॉफिट को हम मानेंगे कैपिटल रिजर्व। तो आप जब किसी के बिजनेस को खरीदते हैं और नेट एसेट से ऊपर जाकर खरीदते हैं, तो आपको नुकसान होता है, एक तरीके से आप एक्स्ट्रा पे करते हो, बट उस नुकसान का नाम आप गुडविल रखते हो। आप कहते हो ये नुकसान नहीं है, प्रैक्टिकली इस बिजनेस की ये रेपुटेशन रही होगी, इसलिए हमने ज्यादा पे किया। बट अगर आप नेट एसेट से कम जाकर पे करते हो, है ना, तो वहां पर आपको फायदा होता है और इस फायदे को आप भेजते हो कैपिटल रिजर्व में। तो अब हम आते हैं, देखो, तो जब हम ना बेटा किसी का बिजनेस खरीदते हैं, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर देना। ठीक है, बिजनेस एक्वायर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आप जब किसी का बिजनेस एक्वायर करते हो, ठीक है, तो वहां पर मेरे बच्चे देखो उस बिजनेस के एसेट्स भी अब आपके हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक कंपनी है, हम दूसरे किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो अब उस बिजनेस के एसेट हमारे हैं। तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। ठीक है, उसके सुख हमारे सुख, उनका दुख हमारा दुख। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। मान लो एसेट्स हमने खरीदे 10 लाख के,
और हम लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं कितने की, 4 लाख की। ठीक है, उनके एसेट हमारे एसेट, उनकी लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी। तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, क्योंकि एसेट डेबिट होते हैं। सारी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट। तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब ये हमारे हो गए। तो बताइए वेंडर को टेक्निकली कितना मिलना चाहिए था, 6 लाख। भैया बिजनेस कितने का हो गया, फिर 6 लाख का हो गया। पर अगर मान लो हम 7 लाख की पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को, मान लो क्वेश्चन ने बोला हुआ कि हम पेमेंट करेंगे वेंडर को 7 लाख की, तो मीन्स हम 1 लाख ज्यादा दे रहे हैं। तो ये हमारा बोलते हैं ना कि माना जाएगा कि हम इस बिजनेस का गुडविल बाय कर रहे हैं। तो गुडविल हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट, और ये ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। हम ये कहेंगे कि हम जो ये 1 लाख ज्यादा पे कर रहे हैं ये गुडविल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर 7 लाख ना पे कर कर हम कितना पे कर रहे हैं, 6 लाख, सॉरी 5 लाख पे कर रहे हैं। मान लो बिजनेस सही है 6 लाख का। ठीक है, एसेट्स 10 लाख के खरीदे, लाइबिलिटी 4 लाख की खरीदी, तो ये बिजनेस है 6 लाख का। और मान लो कि मैं वेंडर को कितना पे कर रहा हूँ, 5 लाख। तो यहाँ पे फिर मुझे 1 लाख का फायदा हो जाएगा, तो ये फिर क्रेडिट में बैलेंस बचेगा। और मैं इस कैपिटल रिजर्व को अपना एज अ प्रॉफिट शो करूंगा, ऑल इनकम्स और प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो ये क्रेडिट हो जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। तो गुडविल आने वाला है कि कैपिटल रिजर्व आने वाला है एसेट्स को बाय, बिजनेस को बाय करते टाइम, ये डिपेंड करता है कि आप वेंडर को ज्यादा पे कर रहे हो कि कम पे कर रहे हो। ज्यादा पे करोगे तो गुडविल अराइज हो जाएगा, कम पे करोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व अराइज हो जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आई, द आंसर इज यस। नेक्स्ट एंट्री में हम अपने वेंडर को पे करेंगे। तो पेमेंट टू वेंडर की एंट्री ना सेम जैसे अभी हमने इंडिविजुअल एसेट में देखी थी बेटा, कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट वैसे ही होगी। हम वेंडर को जब पे करेंगे तो कुछ पेमेंट कैश में, कुछ पेमेंट बैंक से, कुछ पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज से, बाकी रिमेनिंग पेमेंट हम डिबेंचर के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर हम डिबेंचर को महंगे पे इशू करेंगे तो प्रीमियम भी आ जाएगा, और अगर हम डिबेंचर को सस्ते में इशू करेंगे तो डिबेंचर डिस्काउंट आ जाएगा। अब अगर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था आपको, पेमेंट टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। डिबेंचर की फेस वैल्यू सिनारियो में गिवन होगी, अगर मैं आपको नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दूंगा तो फेस वैल्यू गिवन होगी। फेस वैल्यू आप यहाँ मेंशन करेंगे। प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ तो प्लस करेंगे प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ तो माइनस करेंगे डिस्काउंट। फिर इसको सॉल्व करके आप अपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल कर यहाँ पर आप अपनी एंट्री में डिबेंचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रीमियम है तो प्रीमियम की वैल्यू निकाल सकते हैं, और डिबेंचर डिस्काउंट है तो उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एसेट का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर, ये मैं किसी सामने वाले बिजनेस का खरीदूंगा। ठीक है, और उसकी लाइबिलिटीज भी खरीदूंगा, तो उसकी लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, जो भी उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो सब मेरी हो जाएगी। तो आप इसमें एसेट्रा लिखकर अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। और भी बहुत सारा हो सकता है, बट आपके सिलेबस के लिए इतना काफी है। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। तो क्यों ना एक क्वेश्चन हम देखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा है देखो, एटलस कंपनी लिमिटेड एक परचेज कर रही है मशीन। ठीक है, तो ये सिंगल एसेट परचेज किया जा रहा है। तो कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन बताओ, इंडिविजुअल एसेट परचेज से कि बिजनेस एक्वायर से। तो आप किसी का बिजनेस नहीं खरीद रहे हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर आप खरीद रहे हैं सिर्फ एक मशीन, यानी सिंगल एसेट परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो एटलस कंपनी हमारी कंपनी है और हम एक मशीन खरीद रहे हैं एचएमटी कंपनी से, तो ये वेंडर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वेंडर है। कितने रुपए की मशीन खरीद रहे हैं, 64,000 की मशीन खरीद रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू पे 10,000 इन कैश, और जब हम ये एसेट खरीद रहे हैं बेटा 64,000 का, तो इसमें हम 10,000 का पेमेंट कैश में कर रहे हैं। पर बाकी जो बैलेंस पेमेंट है उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं बाय इशूइंग ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 10 ईच। अब देखो वंस अगेन यहाँ पे बताया है कि जो भी 64,000 में से 10,000 की पेमेंट तो हम कैश में कर रहे हैं, तो कितनी पेमेंट अभी भी कितनी करनी बाकी है एचएमटी को, 54,000। तो उसके लिए ना हम 9% डिवेंचर इशू कर रहे हैं 10 ईच के साथ। तो देखो नंबर ऑफ डिवेंचर तो यहाँ नहीं दिए, तो वो नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा पास करो जनरल एंट्री ऑफ डिवेंचर। आपको यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है डिवेंचर्स की, व्हेन इशूड एट पार, जब डिवेंचर पार पे इशू हो रहे हैं यानी 10 रुपए पे ही। और तब यानी बी पॉइंट, जब आप अपने डिबेंचर को इशू करोगे प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितना है 20%, यानी आपको तभी भी एंट्री लगानी है डिबेंचर्स की जब आप अपने डिबेंचर को 20% महंगे पे इशू कर रहे हो। तो एक तरफ देखो पार से, और एक तरफ हम प्रीमियम से यहाँ पर एंट्री पास करेंगे ना एवरीवन। बेटा अगर अब हम एंट्री देखें
तो पार में अगर हम सबसे पहले एंट्री देखें कि कैसे एंट्री लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम सबसे पहले एंट्री लगाएंगे एसेट परचेज के, जो भी हम एसेट खरीद रहे हैं। तो एसेट हम कौन सा खरीद रहे हैं बेटा, मशीन। तो यहाँ पे मशीन की क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, मशीन परचेज की, मशीन अकाउंट डेबिट टू एचएमटी कंपनी अकाउंट, ठीक है। 64,000 ये हमने अभी भी जब मैंने आपको इसका बेसिक समझाया था एंट्री का, तो वहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था। बस एसेट की जगह पे मैंने मशीन लिख दिया, वेंडर की जगह पे मैंने एचएमटी कंपनी लिख दिया, क्योंकि हम एचएमटी कंपनी से ये एसेट बाय कर रहे हैं। नरेशन हो गया, बिंग मशीनरी परचेज फ्रॉम एचएमटी कंपनी। फिर सेकंड एंट्री हम किसके पास करते हैं, पेमेंट टू वेंडर, यानी वेंडर का नाम है एचएमटी, तो पेमेंट टू एचएमटी कंपनी। और जिस एचएमटी कंपनी को हमने अपनी लायबिलिटी दिखाया था ना बेटा, अब हम उसको डेबिट कर देंगे। तो देखो हमने डेबिट किया 64,000 से। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा था कि हम कुछ पेमेंट कैश से कर रहे हैं, देखो कुछ पेमेंट हम कैश से कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, और 10,000 की पेमेंट हमने कर दी। पर अभी भी कितनी करनी बाकी है, 54,000 की पेमेंट करनी बाकी है, और वो पेमेंट हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 9% डिबेंचर, जिनकी वैल्यू है 10 रुपीज के साथ, यानी फेस वैल्यू जिनकी है 10 रुपए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है, तो वर्किंग नोट में, ठीक है, हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ 9% डिबेंचर इशूड के, कितने नंबर ऑफ 9% हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो अगर हमें नंबर्स ऑफ 9% डिबेंचर इशू निकालने हैं, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा पेमेंट टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है। तो बताओ कितनी पेमेंट करनी बाकी है वेंडर को, 54,000 की, और हमारी फेस वैल्यू क्या है हर डिबेंचर की, 10 रुपये। तो अगर 54,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व करके ये 5400 डिबेंचर आएगा। तो हम वापस एंट्री में आएंगे और हम कहेंगे कि हमारे 5400 डिबेंचर हैं, और हर एक डिबेंचर ना हमारा कितने रुपए का है बेटा, 10 रुपए का है। तो पेमेंट देखो हमने 54,000 कर दी, सिंपल, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो देखो 10,000 की पेमेंट कैश में, 54,000 की पेमेंट हमने डिबेंचर से कर दी, और टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 64,000 की, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, बट अगर हम प्रीमियम से करते हैं बेटा, क्योंकि सेकंड हमारा केस था इशू एट प्रीमियम ऑफ 20%, तो यहाँ पर मेरे बच्चे अगेन हम जनरल पास करेंगे, पहली एंट्री तो हमारी सेम ही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम वही मशीन ही बाई कर रहे हैं एचएमटी से सेम वैल्यू पे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू एचएमटी कंपनी अकाउंट 64 पर सेकंड एंट्री पेमेंट टू एचएमटी की होगी। तो जिस एचएमटी कंपनी को हमने लाइबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था, अब हम उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो 64,000 से हमने डेबिट किया, कुछ पेमेंट वही टू कैश 10,000 से हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में, पर बाकी बची कुची जो पेमेंट है वो हम डिबेंचर को इशू करके कर रहे हैं, और जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना बेटा सेकंड केस में, वो कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो यहाँ पर ना देखो हम वर्किंग नोट में आएंगे और अपने नंबर ऑफ 9% डिबेंचर्स निकालेंगे कि कितने इशू कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि हम कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो नंबर ऑफ 9% डिबेंचर इशू, फॉर्मूला पेमेंट टू वेंडर के वेंडर को पे कितना करना बाकी है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो बताइए वेंडर को कितना पे करना बाकी है, देखो 64 करना था, 10,000 आपने कैश के थ्रू कर दिया, तो कितना करना बाकी है, 54 करना बाकी है। तो 54,000 डिवाइडेड बाय, हर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में 10 रुपए दे रखी थी, और 20% का प्रीमियम है। तो अगर आप 10 रुपए का फेस वैल्यू पे लगता है बेटा प्रीमियम, तो फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए का 20% निकालते हो तो 2 रुपए आता है, तो प्रीमियम ना 2 रुपए का है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना, तो 54,000 अगर और सॉल्व करोगे तो 54,000 डिवाइडेड बाई 12, और अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना बेटा, तो 4,500 डिवेंचर आता है। तो बताओ आप कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कर रहे हो, 4,500। तो 4,500 इंटू 10 करके आप 45,000 के डिवेंचर दोगे। कितने के डिवेंचर दोगे, 45,000 के डिवेंचर दोगे, ठीक है, टोटल। और आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स कम दे रहे हो। देखो हमें पेमेंट कितनी करनी थी, 64, जिसमें से 10,000 की पेमेंट हमने कैश से कर दी, तो पेमेंट करनी थी 54, पर हमने डिवेंचर ही कितने रुपए के दिए, 45 के, क्योंकि हमारा डिवेंचर महंगा है, ठीक है। तो हमें कंपैरेटिवली नंबर ऑफ डिवेंचर कम देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि ना 4,500 डिवेंचर पे हमें 2 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया, यानी 9,000 रुपए का हमें फायदा हो गया। वैसे भी अगर 54,000 की पेमेंट मुझे करनी थी, जिसमें से 45,000 की पेमेंट मैंने डिवेंचर के थ्रू कर दी, तो डिफरेंस बैलेंस वैसे भी 9,000 आ रहा है। आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम मान सकते थे, पर अगर आप निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको नंबर ऑफ डिवेंचर पता है 4,500, प्रीमियम का अमाउंट भी पता है 2 रुपए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9,000 आएगा। तो इस तरीके से देखो हमने ना दोनों एंट्री पास करी। तो देखो ये दोनों एंट्री आमने सामने है, पार में नॉर्मल होता है, प्रीमियम में बस आप जब डिवेंचर इशू करते हो तो
क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है, क्योंकि ये आपका फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप नंबर ऑफ डिवेंचर कम दे रहे होते हो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी देखो। यहाँ लिखा है कि डी लिमिटेड परचेज कर रही है एक मशीनरी, ठीक है, वर्थ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की ये मशीनरी है, किससे परचेज करी जा रही है? ई लिमिटेड से, 1 जनवरी 2001 को। ठीक है, 50,000 यानी 50,000 का जो अमाउंट है वर पेड इमीडिएटली। 50,000 का आपने अमाउंट इमीडिएटली दिया है, बताया नहीं किसके थ्रू, तो कैश के थ्रू ही मान लेंगे कि कैश के थ्रू आप इमीडिएटली पे कर रहे हैं। एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ रुपीज 1,60,000 12% डिवेंचर इन डी लिमिटेड। तो यहाँ पे ना देखो, पूरी डिवेंचर की वैल्यू यहाँ निकाल कर दे रखी है। अब यहाँ पे जब डिवेंचर की टोटल वैल्यू इन्होंने निकाल कर दे रखी है, तो फिर मैं यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं निकालूंगा, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पर फेस वैल्यू भी नहीं पता कि हर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है क्या, और ऊपर से मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे टोटल डिवेंचर की वैल्यू दे रखी है कि मैं टोटल जो डिवेंचर देने वाला हूँ वो कितने के देने वाला हूँ? 1,60,000 रुपए के, रुपीज लगा रखा है, ठीक है, रुपए के। अच्छा, रिकॉर्ड करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है डी लिमिटेड, उसकी बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है। तो बताइए पहली एंट्री हम किसकी पास करेंगे? तो यहाँ पर हम जो पहली एंट्री लगाएंगे वो एसेट परचेज की लगाएंगे। ठीक है, एसेट परचेज। अच्छा, सबसे पहले जो हम एंट्री करेंगे वो किसकी करेंगे? मशीन खरीदने की। तो मशीन अकाउंट डेबिट और टू वेंडर। अच्छा, वेंडर का नाम क्या था यहाँ पे? यहाँ पे वेंडर का नाम था ई लिमिटेड। तो हम यहाँ पे वेंडर को अपनी लायबिलिटी दिखाएंगे, टू ई लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अच्छा, कितने की मशीन बाय कर रहे हैं बेटा? हम मशीनरी बाय कर रहे हैं 2 लाख रुपीज की। तो 2 लाख डेबिट में एसेट आ रहा है, और 2 लाख क्रेडिट में। इतनी बात समझ में आ गई? नरेशन अगर पास करेंगे तो बिंग मशीन परचेज फ्रॉम ई लिमिटेड। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आई हो। इसके बाद जो हम दूसरी एंट्री लगाएंगे ना, सेकंड सेकंड वन, वो लगाएंगे पेमेंट टू ई लिमिटेड, अपने वेंडर को पे करने की। पेमेंट टू वेंडर, जो कि यहाँ पे कौन है? ई लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई लिमिटेड हमारे लिए पहले लायबिलिटी था, क्रेडिट था बेटा, अब हम उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो देखो, ई लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और इसकी जगह पे हम पेमेंट करेंगे। अच्छा, पेमेंट कैसे करनी है? कह रहे हैं 50,000 की पेमेंट तो आप तुरंत कर रहे हो कैश में। ठीक है, इमीडिएटली लिखा है ना, तो कैश में ही कर रहे होंगे, कुछ नहीं बताया गया, तो टू कैश। ठीक है, अच्छा, ए लिमिटेड को पेमेंट कितनी करनी थी? 2 लाख, तो वो 2 लाख हमने यहाँ डेबिट करा, क्योंकि अब हम इसे पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, तो ई लिमिटेड को डेबिट किया। बाकी कैश से हम कितना पे कर रहे हैं बेटा? 50,000। अब आप ये बताओ कि अगर मैं कैश में से कितना पे कर चुका हूँ? 50,000, तो रिमेनिंग पेमेंट अभी भी कितनी करनी बाकी है? 1.5 लाख। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ना हम जो अपनी कंपनी के उसे डिवेंचर दे रहे हैं ना, वो कितने के दे रहे हैं? 1,60,000 रुपए के। तो सोचो, कंपनी ने यहाँ पर जो डिवेंचर्स दिए हैं, ठीक है, कितने परसेंट वाले हैं? ये 12% वाले डिवेंचर हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू 12% डिवेंचर। तो आपको पता है, जब कंपनी अपने डिबेंचर दे रही है यहाँ पर ई लिमिटेड को, तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी। तो सीधा सीधा यहाँ पर 1,60,000 मुझे दिया गया है। तो आप एक बार बताओ, मुझे 1.5 लाख रुपए देने चाहिए थे, मुझे 1.5 लाख के डिबेंचर देने चाहिए थे, मैंने कितने के डिबेंचर दे दिए? 1,60,000 रुपए के डिबेंचर दे दिए। क्या आपको नहीं लगता मैंने कुछ ज्यादा ही अमाउंट के डिबेंचर दे दिए हैं, यानी ज्यादा ही नंबर ऑफ डिबेंचर दे दिए होंगे, तभी तो डिबेंचर की वैल्यू ज्यादा निकल कर आ रही है। इट मीन्स कि कंपनी ने अपना डिबेंचर महंगा नहीं, सस्ते में दिया होगा। जब कंपनी ने डिबेंचर बेटा अपने सस्ते में दिया होगा, तो इसलिए कंपनी को अपने डिबेंचर ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और ऐसे में कंपनी का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, और इस नुकसान का नाम रखा जाएगा 12%
डिबेंचर, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है पूरा ही लिख देता हूँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बताओ कितने का बैलेंस आ रहा है, देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,10,000, पर डेबिट में तो सिर्फ 2 लाख है, इसका मतलब है डेबिट में 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा डेबिट साइड में, इसी को हम क्या बोल देंगे कि ये है डिस्काउंट, क्योंकि हमने अपने जो डिबेंचर दिए हैं वो ज़्यादा वैल्यू पे दिए हैं। तो हमें ज़्यादा वैल्यू पे क्यों देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने डिबेंचर महंगे पे नहीं, सस्ते पे यानी डिस्काउंट पे इशू करे होंगे। और डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस, तो इसलिए डेबिट में यहाँ पर बैलेंस बच गया। अगर आप यहाँ नरेशन पास करोगे तो नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट टू ई लिमिटेड बाय कैश एंड 12% डिबेंचर, ठीक है, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, आपने ये डिस्काउंट पे इशू कर दिया। और इसी के साथ आपकी ये एंट्री भी होती है खत्म। तो देखो इतना ही था ना। पर देखो मैं यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने मुझे ऑलरेडी टोटल डिवेंचर की वैल्यू कैलकुलेट कर कर दे रखी है। मैं अगर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालता भी तो उसे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराता तो टोटल डिवेंचर की वैल्यू आती, और इन्होंने मुझे टोटल डिवेंचर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी। जैसे ही मैंने डिवेंचर में टोटल वैल्यू राइट डाउन करी, पता चला कि मेरे को तो 1.5 लाख के डिवेंचर देने थे, पर मैं देकर कितने का आ गया, 61 का। तो 10,000 का मेरा नुकसान निकल आया, जो कि कहलाया जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया, यस। अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको भी देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अ कंपनी इशूड 15,000 फुल्ली पेड अप 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स। तो आप ना, गुप्ता ब्रदर्स कोई बिजनेस है, उसके आप एसेट्स और लायबिलिटी भी बाय कर रहे हो। तो जब हम किसी बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी बाय कर रहे हैं तो इट मीन्स हम उसका पूरा बिजनेस खरीद रहे होंगे, तभी तो हम एसेट्स और लायबिलिटी एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम इनका बिजनेस खरीद रहे हैं गुप्ता ब्रदर्स का, तो बदले में हम 15,000 के डिवेंचर दे रहे हैं। देखो अगेन यहाँ पे ना नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे हैं निकाल कर, तो हमें यहाँ पर ना नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रखे हैं। तो फुली पेड अप 12% डिवेंचर हम दे रहे हैं, ठीक है। और हर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 ईच। तो 15,000 को अगर इंटू 100 करोगे ना आप, तो ये कितना निकल कर आएगा बताओ, 15,000 डिवेंचर्स है, हर एक डिवेंचर की वैल्यू 100, तो मैं 15 लाख रुपए के क्या दे रहा हूँ बेटा, डिवेंचर दे रहा हूँ। तो अगर मैं गुप्ता ब्रदर्स को 15 लाख रुपए के डिवेंचर दे रहा हूँ, तो इट मीन्स मुझे गुप्ता ब्रदर्स को पेमेंट भी इतनी ही करनी होगी, तभी तो मैं उसे इतने डिवेंचर दे रहा हूँ, है ना। तो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, गुप्ता ब्रदर्स के बिजनेस को मैंने खरीदा तो क्या खरीदा, एसेट्स और लायबिलिटी, जैसे प्लांट खरीद लिए 3.5 लाख रुपए के, स्टॉक खरीद लिया 4,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया 6 लाख रुपए का, संडे क्रेडिटर मैंने 1 लाख रुपए के बाय ले लिए, मतलब यहाँ पर एक्वायर कर लिए। तो देखो प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब हमारे एसेट हैं। तो पहले ही गुप्ता ब्रदर के एसेट थे, हमने उनका बिजनेस एक्वायर किया, अब ये हमारे एसेट हो गए। तो प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। करना कुछ नहीं है, वैल्यू कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और आपने क्या बाय किया, उनकी एक्सटर्नल लायबिलिटी भी आपने बाय करी है, बाय मतलब एक्वायर करी है, ठीक है। क्योंकि जब बिजनेस खरीदते हैं तो सुख भी मिलते हैं, तो भाई दुख भी मिलते हैं, है ना। उनकी लायबिलिटीज भी हमें मिलेगी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो उनकी लायबिलिटी अब हमारी लायबिलिटी। तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड टू सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख। अब आप ये बताओ, ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखे हैं एसेट साइड, मतलब प्लांट मैंने खरीद लिया, स्टॉक मैंने खरीद लिया, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने खरीद लिया, तो बताओ टोटल ये बिजनेस के जो एसेट्स मैंने खरीदे हैं गुप्ता ब्रदर्स के, वो कितने के खरीदे हैं, 14 लाख के, है ना, 14 लाख के। और लाइबिलिटीज कितने की खरीदी है, 1 लाख की। तो अगर मैं इस बिजनेस के नेट एसेट्स देखूं, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी लेस कर दो, 14 लाख में से 1 लाख लेस कर दो। अभी बताया था ना मैंने आपको, जब भी हम बिजनेस के नेट एसेट निकालते हैं तो एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेस करते हैं, तो उस बिजनेस के नेट एसेट यानी ओनर का कितना पैसा लगा है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पर एसेट्स इनके कितने हैं टोटल, 14 लाख के जो हमने लिए हैं। लाइबिलिटीज कितने के लिए हैं, 1 लाख की। तो इस बिजनेस के जो नेट एसेट बनते हैं ना बेटा,
वो कितने के बनते हैं? 13 लाख के बनते हैं। मतलब ये बिजनेस कितने का है? 13 लाख का है। अब हम वेंडर को देखो पे कितना कर रहे हैं, 15,000 डिवेंचर दे रहे हैं 100 रुपए के साथ, यानी 15,000 डिवेंचर इंटू 100 करते हैं ना, तो मतलब हम गुप्ता ब्रदर को इतनी पेमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गुप्ता ब्रदर को हम पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख, जबकि इसका बिजनेस है 13 लाख रुपए का, बट हम दे कितने रहे हैं, पेमेंट कितनी कर रहे हैं गुप्ता ब्रदर्स को? 15 लाख। तो यानी 2 लाख रुपए ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 लाख रुपए जो हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं ना, ये हमारी गुडविल अराइज हो जाएगी। हम ये कहेंगे कि हम गुप्ता ब्रदर को जो 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बिजनेस की रेपुटेशन होगी। क्या होगी? रेपुटेशन। तो हमने ना गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से? देखो 2 लाख रुपए से। ठीक है। अच्छा, गुप्ता ब्रदर्स को कितने देने हैं? 15 लाख देने हैं। तो कैसे निकाला? 15,000 डिवेंचर देने वाले हैं 100 रुपए के साथ, तो 15 लाख आता है। अब गुप्ता ब्रदर्स को ये पेमेंट करनी है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है। तो देखो पहले मैंने एसेट्स जोड़े और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेस करी, पता करा बिजनेस का वैल्यू है 13 लाख, पर मैं गुप्ता ब्रदर्स को कितना देने वाला हूँ? 15 लाख, तो मैं 2 लाख ज्यादा दे रहा हूँ, तो मेरी क्या निकल कर आ गई? गुडविल। और ये मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि डेबिट में ही बैलेंस बच रहा है। ठीक है। आप चाहे देख भी लो, टोटल क्रेडिट का बैलेंस है 16 लाख, और टोटल डेबिट का बैलेंस कितना आ रहा है? 14 लाख। तो अगर आप 16 लाख में से 14 लाख भी घटा दो ना, तो भी तो 2 लाख का डेबिट में बैलेंस आ रहा है, और वो आना तो लाजमी है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 लाख का क्या हो रहा है? नुकसान आ रहा है, नुकसान हो रहा है। आप 2 लाख की ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो आप कहोगे ये जो मैं ज्यादा पेमेंट कर रहा हूँ ना, ये गुडविल के लिए कर रहा हूँ। बोलो क्लियर है? फिर नेक्स्ट एंट्री में आप गुप्ता ब्रदर्स को पे कर दोगे। तो जो गुप्ता ब्रदर्स आपके लिए 15 लाख रुपए से लाइबिलिटी था, क्रेडिट था, अब वो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हो जाएगा 15 लाख से, और आप इसको पेमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर। ठीक है, 12% डिवेंचर। और कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 15 लाख की, क्योंकि सीधा सीधा बता रखा था कि 15,000 डिवेंचर दे रहे हो 100 रुपए के साथ, तो 15 लाख के डिवेंचर दे रहे हो। तो जब आपने बिजनेस एक्वायर किया तो नरेशन लिखी, बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड ब्रदर्स, और जब इनको पेमेंट करा तो नरेशन आपने पास करी, बीइंग पेमेंट मेड टू गुप्ता ब्रदर्स थ्रू 12% डिवेंचर। तो ये भी हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए आप। यहाँ पर कंपनी परचेज करी एक रनिंग बिजनेस फ्रॉम महेश। महेश का कोई रनिंग बिजनेस होगा, तो हमारी कंपनी महेश का एक रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है फॉर अ सम ऑफ 1,50,000। हमने 1.5 लाख रुपए में उसका बिजनेस खरीद लिया, मतलब हमने उसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी लगा दी? 1.5 लाख, जिसमें हम उसको पे करेंगे 1,20,000 इन फुली पेड अप 8% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के दे दिया कि हम 1,20,000 के तो डिवेंचर दे रहे हैं भाई, 8% वाले, जिनकी फेस वैल्यू है 10 ईच। अब फेस वैल्यू दे भी दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं निकालने वाले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि 1,20,000 के हम क्या दे रहे हैं? डिवेंचर दे रहे हैं। पर हम पेमेंट तो उन्हें कितनी करेंगे महेश को? 1.5 लाख। चलो 1,20,000 की पेमेंट हम डिवेंचर से करेंगे, बाकी 30,000 की पेमेंट कह रहे हैं उसको बैलेंस जो पे कर रहे हो वो कैश के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, हम चलो कैश के थ्रू कर देंगे, क्योंकि हम महेश का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, तो एसेट्स और लाइबिलिटी भी बाय कर ही रहे होंगे। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन कौन से एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदे हैं? देखो, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, महेश का प्लांट एंड मशीनरी, अब हमारा प्लांट एंड मशीनरी, महेश का स्टॉक, महेश की बिल्डिंग, महेश का कैश, महेश का सैंड्री डेटर, महेश का सैंड्री क्रेडिटर, अब ये सब हमारा हो गया। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इसकी जनरल एंट्री पास करो, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये भी इजी इजी चीज ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री बताओ हम किसकी लगाएंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले एंट्री लगाएंगे बिजनेस एक्वायर की। जो हम महेश का बिजनेस क्या कर रहे हैं? एक्वायर। हम सबसे पहले इसकी एंट्री लगाएंगे। ठीक है। और बताइए हम क्या क्या एक्वायर कर रहे हैं? देखो, हम एक तो एक्वायर कर रहे हैं प्लांट एंड मशीन। ठीक है, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है। फिर हमने क्या खरीदा? स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने ले लिया स्टॉक उसके बिजनेस का। उसके बिजनेस की हमने बिल्डिंग भी ले ली, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और हमने उसके बिजनेस का कैश भी ले लिया, उसका कैश अब हमारा कैश। ठीक है। उनके बिजनेस के सन्ड्री। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स भी हमारे। ठीक है, ये हमारा एसेट हो गया।
अब सन्ड्री क्रेडिटर यानी वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हमें सप्लायर्स को पे करना है पैसा, तो ये पहले महेश की लाइबिलिटीज थी, बट अब ये हमारी लाइबिलिटीज हो जाएंगी। तो टू, बीच में एक गैप छोड़ दो तो क्या पता गुडविल अराइज हो जाए, है ना, क्या पता मैं बिजनेस को महंगे पे करूं, तो महंगे पे परचेस करूं, तो ऐसा हो सकता है कि गुडविल आ जाए, तो इसलिए मैंने एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी बेटा, ठीक है। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। तो बताओ लाइबिलिटी कितने की खरीदी मैंने, 20,000 रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी मैंने कितने के बाय करे थे, 40,000। स्टॉक मैंने कितने का बाय करा था, 50,000। बिल्डिंग मैंने कितने की बाई करी थी, 40,000। कैश मैंने कितने का बाय करा था, 20,000। सन्ड्री डेटर मैंने कितने का बाय करा था, 30,000 रुपये का। अच्छा जरा ना आप एक काम करो, जरा ये चेक करो कि आपने टोटल एसेट कितने रुपए के खरीदे। तो 40, 50, 90, 40, 130, 150, 180, आपने एसेट्स बाय करे हैं टोटल 1,80,000 के। पर आपने जो लाइबिलिटीज बाई करी हैं, यानी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एक्वायर करी हैं महेश के बिजनेस के अंदर, वो करी है 20,000 की। तो आप ये ना 20,000 घटा दो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस के नेट एसेट्स कितने के हैं। तो इस बिजनेस के जो नेट एसेट हैं वो है 1,60,000 रुपए के, 1,60,000 रुपए के इस बिजनेस के नेट एसेट्स हैं। यानी इस बिजनेस की वैल्यू 1,60,000 है, जब इस बिजनेस के एसेट्स हैं कितने, 1,80,000 के, और इस बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 20,000 की। तो इस बिजनेस की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1,60,000 की। पर हमने महेश को कहा कि महेश हम तेरे को कितने में सेटल करेंगे, 1,50,000 में। हमने उसका रनिंग बिजनेस खरीद लिया 1,50,000 रुपए में। तो इट मीन्स हम जो महेश को पेमेंट करेंगे टू महेश, ठीक है, टू महेश अकाउंट, वो हम पेमेंट कर रहे हैं कितनी, 150, जबकि करनी 1,60,000 थी, क्योंकि ये बिजनेस 1,60,000 का था। पर हमने 1,50,000 में ही निपटा दिया, हमने कहा 1,50,000 की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ना कंपनी को ना, हमारी कंपनी को 10,000 रुपये का फायदा हो गया, और ये फायदा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, ये फायदा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वाली एंट्री समझ में आई होगी जो हमने बिजनेस एक्वायर की एंट्री यहाँ पर लगाई। तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस एक्वायर्ड फ्रॉम, ठीक है, किससे लिया, फ्रॉम महेश से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी पहली एंट्री होगी बिजनेस खरीदने की। फिर इसके बाद आपकी जो सेकेंड एंट्री लगेगी वो लगेगी पेमेंट टू महेश, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, जो महेश आपके लिए लायबिलिटी था, क्रेडिट था, है ना, पेमेंट करनी थी इसको 1,50,000 की, तो आपकी लायबिलिटी था ये। अब आप इसको पेमेंट कर रहे हो, तो महेश नाम की जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट से डेबिट। और कितने से डेबिट करेंगे हम, 1,50,000 से, ठीक है। अच्छा पर अगर हम इनको डेबिट कर रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो पक्की बात है पेमेंट कर रहे होंगे। तो हम ना यहाँ पर कुछ पेमेंट डिबेंचर के थ्रू कर रहे हैं, कुछ पेमेंट कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो बताइए 1,20,000 के तो हम फुली पेड अप डिबेंचर दे रहे हैं, ठीक है, 1,20,000 के डिबेंचर दे रहे हैं, और कुछ बची कुछ पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश से। तो 1,50,000 की पेमेंट करनी है, जिसमें 1,20,000 की पेमेंट हम डिबेंचर से कर रहे हैं, और 30,000 की पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, कैश से। तो देखो जो कैश से कर रहे हैं वो पहले लिख देते हैं, बाकी आप इसे बाद में भी लिख सकते हो, मैं पहले लिख देता हूँ। तो 30,000 की पेमेंट मैंने कैश में कर दी, और बाकी जो मैं डिबेंचर दे रहा हूँ 8% वाले, है ना, तो 8% डिबेंचर में मैं रिमेनिंग पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी पेमेंट अभी भी कितनी करनी बाकी है, 1,20,000 की पेमेंट करनी बाकी है, तो वो हमने कर दी। तो क्वेश्चन ने बता रखा था कि 1,20,000 के हम डिबेंचर दे रहे हैं, पर हमने तो पेमेंट उन्हें 1,50,000 की करनी है। तो उन्होंने कहा रेस्ट पेमेंट जो 30,000 है वो आप किसके थ्रू कर रहे हो, कैश के थ्रू कर रहे हो, ठीक है।
अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर डिवेंचर की वैल्यू दे रखी है। तो देखो अगर नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन है मत निकालो नंबर ऑफ डिवेंचर, क्यों दे रखे हैं निकाल कर। अगर उन्होंने टोटल डिवेंचर की वैल्यू दे रखी है तो भी क्यों निकालोगे, क्योंकि उन्होंने तो टोटल डिवेंचर की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड करी हुई है, तो वहां पे भी आप नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ना डिवेंचर की वैल्यू निकाल कर दे रखी थी 1/20, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं निकालूंगा। अच्छा, नरेशन पास करूंगा, बिंग पेमेंट टू महेश बाय कैश एंड 8% डिवेंचर। कुछ पेमेंट हमने कैश में कर दी और कुछ पेमेंट हमने डिवेंचर के थ्रू कर दी, बात खत्म। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये ना क्वेश्चन देखो बहुत इजी थे। एक क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो आपको घर से करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा आपको, बट जब मैं कोलेटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले मैं आपको इनके आंसर्स दोनों के दिखा दूंगा, आप अपने आंसर्स मैच करवा लेना, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसे घर से करना है। अब आप इसे आराम से लगा सकते हो, कर सकते हो, और याद रखना ये सेम जो आपका टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सेम टॉपिक आपने शेयर में भी पढ़ा है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो एग्जामिनर ना ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का कंसेप्ट शेयर से पूछेगा या तो डिबेंचर से पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है। शेयर से आएगा तो फिर डिबेंचर से तो नहीं पूछेगा, पर अगर शेयर से नहीं पूछेगा तो फिर डिबेंचर से पूछ सकता है। इसलिए दोनों में ये टॉपिक है, शेयर में भी और डिबेंचर में भी। इसलिए याद रखना आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, तो आप इसे अपने होमवर्क में करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। और कोई डाउट होगा बेटा तो इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंसेप्ट कॉपी करना चाहते हो तो जो ये मैंने मीनिंग लिखा है यहाँ पर, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअल एसेट और एक बिजनेस एसेट, बिजनेस एक्वायर करना, ठीक है। इंडिविजुअल एसेट की एंट्री ये रही, ठीक है, और बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री ये रही, ठीक है। और आप जो नंबर ऑफ डिवेंचर अगर नहीं दिए हैं और अगर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ रहे हैं तो उस सिनारियो में नंबर ऑफ डिवेंचर अगर आप निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों में सेम फॉर्मूला यूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका आंसर ये रहा, क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। अब इसको करना आराम से, ठीक है। इसके बाद ये इनके वर्किंग नोट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने अभी क्लास में किया, ठीक है। इसको करना अच्छे से, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना तो बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये होल बिजनेस एक्वायर का था, जब हम पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये अभी हमने क्लास में किया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये होमवर्क में है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ बेटा मैं अपना आज का लेक्चर करता हूँ ख़त्म। आई होप सो आपको आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो वंस अगेन आई एम सेइंग कि आप अपने डाउट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्क्रीन में नीचे हुए दिए नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें मेरे बच्चों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही हो रहा।